हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2021 में देखो, ये स्ट्रेटजी, ये इंग्लिश एंड हिंदी बोथ मीडियम के लिए। जिनका पेपर खराब हो गया है वो इस वीडियो को जरूर देखें। देखो, हमेशा यही होता है कि कुछ कैंडिडेट हैप्पी फील करते हैं और बहुत सारे लोगों को डिसअपॉइंटमेंट होता है, और कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने जस्ट फॉर सेक ऑफ सिटिंग इन दिस एग्जाम दे सेट इन द एग्जाम। कभी भी लॉट ऑफ टाइम होता है कि कुछ लोग कैंडिडेट होते हैं जो इसको सीरियस नहीं लेते हैं, सीरियस इन द सेंस कि एग्जाम को जस्ट जाना है, अपियर होना है और वो क्वालिफाई हो जाते हैं। लॉट ऑफ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं है, कोई भी बस गया और क्वालिफाई हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट जो होते हैं सिविल सर्विसेज यानी कि यूपीएससी आईएएस का प्रिपरेशन करते रहते हैं, और जस्ट कूल माइंडेड से इस एग्जाम का भी फॉर्म भरते हैं और वो आराम से क्वालिफाई कर जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, वही क्वालिफाई करते हैं जिनका एटलीस्ट उस लेवल का प्रिपरेशन हो, ये चीजें। तो देखो, आप में से बहुत सारे लोग का मैसेज जो भी आया, अब सबसे ज्यादा दुख जो उनको होता है कि जो क्लोज में है, मान के चलो कि जिसका 70 मार्क्स सपोज पेपर वन में आया, उसको टेंशन नहीं है। प्रॉब्लम उनका है जिनका 110 आया, 120 आया। तो देखो, जो ये 110 और 20 है, तो इनके ये 20 वाले का तो क्वालिफाई करेंगे। 20 वाले पेपर वन में तो वो रिटेन क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन 110 जिनका है, तो वो क्वालिफाई कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। देखो, मैंने जो आपका 116 प्लस माइनस 4 बताया था पेपर वन में, ये इसका मतलब मेरे अनुसार मुझे लगता है 112 से 120 के बीच में कुछ भी रह सकता है। नो डाउट ये 110 वाले भी क्वालिफाई कर सकते हैं, हो सकता है 108 वाले भी, बट अब मुझे जो लगता है ये। तो अब जो 110 से 20 के बीच में है, उनके साथ बहुत कंफ्यूजन है। कुछ कैंडिडेट इसमें ऐसे हैं कि रिटेन तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा। जनरली जो ऑब्जर्वेशन देखा गया है, एक्सेप्शंस, फ्यू एक्सेप्शंस आर देयर, फ्यू एक्सेप्शन है कि नॉर्मली आपका जो क्वालिफाई करने का है, तो वो क्वालिफाई करने में क्या होता है कि जैसे हमने 192 प्लस माइनस 5 सपोज आपको बताया है कि पेपर वन प्लस पेपर टू का कट ऑफ यानी कि 187 से 197 के बीच, मुझे ऐसा लगता है कि पेपर वन और पेपर टू का रिटर्न का, ये जनरल कैंडिडेट की मैं बात बता रहा हूँ। जस्ट इमेजिन करो कि सपोज 190 कट ऑफ गया, किसी ने जस्ट 100 ये 90 हिलाया, अब 190 लाया, वो फाइनल में कट ऑफ क्लियर कर सकता है, लेकिन ये फाइनल मेरिट लिस्ट बन सकता है, लेकिन उसके लिए उसको इंटरव्यू में कितने नंबर चाहिए? 110 प्लस चाहिए। तो क्या आप 110 के लिए श्योर नहीं कर सकते हो ना, 110 प्लस ही चाहिए। तो देयर आर फ्यू एक्सेप्शन कि 110 प्लस फिर इस लेवल में। बट सो बेस्ट बेब क्या होता है कि नॉर्मली जितना आपका कट ऑफ जाता है, 190 सपोज गया, तो 30 आपका 20 से 30 के बीच में प्लस आपका होना चाहिए। 20 से 30 के बीच में यदि प्लस है, मान के चलो कि 190 से यदि कट ऑफ जाता है, तो 210 से लेकर के 220 जिसका पेपर वन प्लस पेपर टू कंबाइंड रिटन पार्ट में है, तो उसके पास जो होता है वो क्वालिफाई करने के बहुत अच्छे चांस होते हैं, यदि वो इंटरव्यू में एवरेज प्लस भी करता है। तो इंटरव्यू में एवरेज का मतलब मैं मानता हूं 90 मार्क्स। यदि 90 मार्क्स आ गया, यानी कि 90 से 95 है, तो आपने एवरेज परफॉर्म किया। 95 से यानी 100 प्लस किसी ने, तो मैं मानता हूं बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और 110 से एबव जो है, वो बहुत कम लोग को, एक आध दो को ही मिल पाता है, दो चार को, तो वो एक्सीलेंट है। ठीक है। तो जिनका भी यदि जो मिस किए हैं या जो फर्स्ट टाइमर है, ये मैं सबके लिए इसमें कुछ ना कुछ आपको प्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है। तो ये जिनका खराब हो गया, एटलीस्ट वो भी देखें। अब देखो, ये फर्स्ट टाइमर के लिए है। फर्स्ट टाइमर यदि आप हो, फर्स्ट टाइमर के लिए एक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपको दे दूंगा, जो पूरी स्ट्रेटजी जो हमने 2021 के लिए जो बनाई हुई है, और हम कमिंग डेज में चीजों को कंटिन्यू डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि अब 2020 का पेपर खत्म हो गया है। 2020 का जो है, अब जब रिजल्ट निकलेगा तो उसमें डीएएफ उनका फील करवाना कि किस रंग से, और फिर उसके बाद उनका जो होगा फिजिकल मेडिकल के लिए गाइड करना, फिर इंटरव्यू के लिए गाइड करना, तो वो पैरेलली अभी चलता रहेगा। अभी देखो, 2019 का भी रिजल्ट नहीं आया है इस बार, फर्स्ट टाइम ऐसा बहुत दिनों के बाद हुआ है। तो जो फर्स्ट टाइमर हो, तो वो 2021 के लिए एक मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, 30 प्लस 32 मिनट्स के आसपास का है, तो उसको देखना, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब फर्स्ट टाइमर आप हो,
तो देखो सबसे पहले क्या है, एनसीईआरटी को आपको बेस को करना है। अब ये चीज़ देखोगे कि प्रीवियस ईयर पेपर आप देखोगे तो पता चलेगा, एटलीस्ट आप जो अभी 2020 में जो कंक्लूड हुआ है, जस्ट 3 डेज़ पहले जो पेपर कंक्लूड हुआ है, आप उस पेपर को देखो। उस पेपर को हमने अपलोड किया हुआ है और इनफैक्ट उसका लिंक भी इसमें मिल जाएगा। और इनफैक्ट प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो प्रीवियस ईयर पेपर 1 में आपको 2000 आपका 2012 से लेकर के और 2020 तक सारे पेपर उसमें से आपको डिस्कस किए हुए हैं। वो सारे जो 2012 से 2019 तक है, वो आपका क्या है कि वो हमने 6 पार्ट में ये किया है। एक-एक पार्ट में 20-20 क्वेश्चन, 1 पार्ट जो है इसमें है 25 क्वेश्चन, ये करके हमने उसमें सारे में डिस्कस किया हुआ है। तो जो फर्स्ट टाइमर है उनके लिए वो वीडियो देखो। उसके बाद आपका मेन टारगेट होना चाहिए एनसीईआरटी पे, बेस पे कमांड करो। यानी बेसिक बुक लिस्ट भी आपको दिया हुआ है, तो आप बुक लिस्ट वाले को भी देखो, बुक को भी देखो, ठीक है। तो आप वो करो, उसके बाद फिर एनसीईआरटी करो और प्रीवियस ईयर पेपर, ये चीज को आप प्रॉपर तरीका से करो। तो प्रीवियस ईयर पेपर में आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों की एनालिसिस हमने कर रखी है प्रीवियस ईयर का, उनको देखो आराम से। और एनसीईआरटी पे जितना कमांड होगा वो उतना अच्छा होगा। कमिंग डेज में हम जो है रेगुलर रूप से आपको गाइडेंस इसके लिए प्रोवाइड कराएंगे। तो फर्स्ट टाइमर के लिए अभी कुछ दिन का टास्क आपके पास है कि जो स्ट्रेटजी वाला एक वीडियो देख लो, वो एनसीईआरटी पे फोकस रखो। एनसीईआरटी आपका बुक्स कौन कौन से कवर करने हैं वो बुक लिस्ट में आपको, जो बुक लिस्ट वाला वीडियो है उसमें मिल जाएगा, या आप ऑलरेडी जानते हो। और जो प्रीवियस ईयर पेपर को प्रॉपर तरीका से देखो, ठीक है। इसमें ये रिपीटर्स के लिए है कि 2020 में ऐसे कैंडिडेट जो क्वालिफाई कर रहे हैं रिटेन। तो देखो इसमें 2020 में रिटेन क्वालिफाई कर रहे हैं, उसमें से कैंडिडेट दो टाइप के हैं। दो टाइप के, एक पहले टाइप के कैंडिडेट हैं कि जिनका 130 प्लस पेपर वन में है। पेपर वन में सपोज 130 इन द सेंस ऐसा नहीं है, इसमें भी कम आप वो एडजस्ट कर सकते हो, मेरे लिए एग्रीगेट मायने रखता है। तो पेपर वन में सपोज एक स्टैंडर्ड में लेता हूँ 130 प्लस है, और पेपर टू में जो आपका है वो 80 प्लस है। तो यानी कि 210 प्लस वाले एग्रीगेट मैं ये समझता हूं कि 210। देखो क्या होता है कि आपको पेपर टू में हर हाल में आपको 50 मार्क्स लाना है। तो 50 जस्ट मार्क्स ला करके वही क्वालिफाई कर पाएगा जो हिंदी में ये पेपर वन में 150 प्लस ला रहा है, तभी वो उसके लिए सही होगा। लेकिन मैं ऑन एन एवरेज ये मानता हूं कि पेपर वन में आप 130 प्लस कुछ भी स्कोर कर रहे हो, और पेपर टू में अब इसमें एडजस्टमेंट है कि कोई हो सकता है, जैसे कुछ कैंडिडेट एक ने बोला कि सर मैं 90 पेपर वन पेपर टू में ला रहा हूँ, लाओ होऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने सिविल सर्विसेज का मेंस दे रखा है, दैट्स फाइन, उनके लिए अच्छा है। तो यदि किसी ने सपोज इसमें 90 प्लस उससे लगता है कि हम ले आ रहे हैं, चूंकि मेंस दिया हुआ आईएएस का, तो इसमें 120 भी ला रहा है तो उसका एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो आपको एट द एंड ऑफ द डे मैं समझता हूँ कि 210 प्लस आप पेपर वन और टू रिटन पार्ट में ला रहे हो, तो ये पहले ऐसे कैंडिडेट हैं। आप जो है ये मानो कि अपने को इंटरव्यू का यदि अच्छा प्रिपरेशन करते हो तो आप क्वालिफाई हो जाओगे, आपके क्वालिफाई होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो आप अपना फिजिकल वगैरह भी जारी रखो। बहुत बार क्या होता है, कुछ कैंडिडेट जो होता है, एक हमारा बेस्ट कैंडिडेट लास्ट टाइम लॉन्ग जंप में नहीं कर पाई। लॉन्ग जंप में अब नहीं कर पा रहे हो तो ये बहुत दुख होता है, 3 अटेम्प्ट्स दिया जा रहा है उसके बाद। तो आप अपना फिजिकल को थोड़ा बहुत करते रहो, ये शारीरिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहेगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप जब डीएएफ वगैरह को बहुत अच्छे से भरोगे, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि कैंडिडेट्स डीएएफ भरने में सीरियस नहीं होते हैं, उस अनुसार फिर जो है इंटरव्यू उनका थोड़ा 2-4 मार्क्स का प्रभाव पड़ता है। तो डीएएफ आप अच्छे तरीके से भरोगे, फिजिकल आप अपना करते रहो जो भी है। और यदि अटेम्प्ट आपका है या आप सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करते हो तो वो प्रिपरेशन आपका ये जारी रहना चाहिए। अब देखो, तो ये इनका ये मान के चलो कि जिनका 210 प्लस आ रहा है कंबाइंड, तो वो उनके बहुत अच्छे चांस है, मैं समझता हूं कि उनकी इंटरव्यू में एवरेज प्लस भी करते हैं तो वो क्वालिफाई होंगे। अब देखो, ये जो ऐसे कैंडिडेट जिनका जो रिटेन क्वालिफाई कर रहे हैं, मान के चलो कि उनका 115 से 120 के बीच में करीब आ रहा है पेपर वन में, और पेपर टू में आपका जो है वो आपका 70 समथिंग आ रहा है। तो मान के चलो कि आप 190 के करीब या जो भी 195 के करीब आ रहे हो, सपोज, यानी कि जस्ट आप रिटेन क्वालिफाई कर रहे हो।
वैसे कैंडिडेट यानी देखो ये चीज़ें मैं जनरल कैंडिडेट का मान के चल रहा हूँ, जो ओबीसी में है, तो ओबीसी में 1-2 नंबर का ही फ़र्क पड़ता है। इनफैक्ट कभी-कभी तो है कि इक्वल ही रहता है और कुछ जो ओबीसी में वो कैंडिडेट जिनका एज 25 प्लस हो चुका है, उनके लिए तो सम टाइम होता है कि जनरल से भी अधिक कट ऑफ जाता है और ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस वाले 3-4 मार्क्स अपना जो भी 5 मार्क्स अपना कम कर लें। एससी-एसटी है, तो वो अपना उस अनुसार मैंने बोला ना कि एससी-एसटी में नॉर्मली हो, तो एससी में हो तो 10% के आस-पास मार्क्स कम कर लो और एसटी में हो तो 11% 12% के आसपास अपना मार्क्स उसमें से जनरल से कम कर लो। लेकिन मैं जो ट्रीट कर रहा हूँ वो जनरल वाले के लिए और आप अपना उसके अनुसार ये कम कर लोगे। तो जो जस्ट क्वालीफाई कर रहे हो, जो जस्ट बॉर्डर पे हो, उनके लिए आप मोस्ट प्रोबेबली रिटेन क्वालीफाई कर रहे हो। यदि आप इस रेंज में मान के चलो आ रहे हो 115 से 120 के बीच पेपर 1 में ला रहे हो और 70 मार्क्स आपका पेपर 2 में आ रहा है, तो आप रिटेन क्वालीफाई कर जाओगे। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है 99% चांसेस है कि आप रिटेन क्वालीफाई कर जाओगे। लेकिन क्या आपका मेरिट लिस्ट बन पाएगा? आई एम डाउटफुल अबाउट दैट। देखो पॉजिटिव होना एक अच्छी बात है। मैं किसी को ये नहीं कहता हूँ कि मैं तो ऑलरेडी बता रहा हूँ कि देयर आर एक्सेप्शन कि कैंडिडेट एकदम बॉर्डर पे भी आए हैं लेकिन उसके बाद भी रिटेन फाइनल मेरिट लिस्ट हुआ है, तो देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस। लेकिन यदि आप इस रेंज में हो तो आप रिटेन क्वालिफाई करोगे, आपको फिजिकल मेडिकल कर जाते हो प्रॉपर, तो आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। दैट इज अ वेरी गुड पॉजिटिव एटीट्यूड, आपको एक बल मिलेगा। लेकिन आप 2020 के लिए प्रिपरेशन उसी एनर्जी के साथ लगा करके करो, क्योंकि आप ऑलरेडी उस लेवल तक पहुंच चुके हो। आपको थोड़ा-सा पुश करना है, थोड़ा-सा पुश करना है कि 5 टू 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चन सही कर जाने हैं। यानी कि 5 टू 10 क्वेश्चन जो आपने गलत अटेम्प्ट करे हैं इस बार, उसको आपको मिनिमाइज़ करना है और पेपर को यदि आपको कंप्लीट नहीं हो पाया है, छूट गया है, व्हाटएवर हुआ है, तो उसको आपको कंप्लीट करना है। ये आपका स्ट्रेटजी है, ठीक है? फिर अब देखो, यदि आप और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ठीक है, आप उसको करते रहो। लेकिन मैं समझता हूँ कि डेविएशन आपका बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। आप जिस भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको उसी में रहना है। नेक्स्ट ये जो है वैसे कैंडिडेट 2020 के वो कैंडिडेट जो फ्यू मार्क्स से मिस कर रहे हैं। मान के चलो कुछ कैंडिडेट जो सीरियस थे, मैं कुछ कैंडिडेट सीरियस जिनसे जो क्लोज टच में थे, आइदर वो टेस्ट लिखते थे या टेस्ट नहीं भी लिखते थे या हमसे गाइडेंस लेते थे बीच-बीच में करके, बीच-बीच में कम्युनिकेशन उनका था। अब किसी का 105 आ रहा है, किसी का 102 आ रहा है पेपर 1 में, उनका पेपर 2 सपोज अच्छा गया, 70 गया, 80 गया या जो भी 80 प्लस वाले भी कुछ कैंडिडेट हैं। अब देखो, यदि आप फ्यू मार्क्स से मिस किए हो, तो आप बेटर है कि इस बार पूरे तरीके से एनर्जी लगाओ अपना। अब देखो, कुछ का डाउट रहता है कि सर नेक्स्ट ईयर वैकेंसी यानी कि 2021 में क्या वैकेंसी आएगी? आप उस चीज़ को नहीं कर सकते हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख सकते हो। हमेशा देखो, ये जो भी कैंडिडेट सारे चीज़ों में एवरेज करते हैं, उनके लिए चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। जिन कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं रिटेन में एक्सीलेंट कर गए लेकिन वो रनिंग नहीं कर पाए, 800 मीटर में मिस कर गए 5 सेकंड से, लॉन्ग जंप नहीं कर पाए, मेल है तो गोला आप नहीं फेंक पाए, क्योंकि फीमेल को गोला फेंकना नहीं रहता है, शॉट पुट नहीं रहता है। तो कुछ कैंडिडेट हैं, कुछ इस ढंग से मिस हो गए, कुछ उस ढंग से, कुछ ही का मेडिकल में रिजेक्ट हो गए। तो आप वो ये चीज़ ध्यान रखो जो एवरेज सब में है, एवरेज प्लस सब में है, एवरेज नहीं, एवरेज प्लस, ठीक है? तो एवरेज प्लस जो सब में है, तो उसके चांसेस जो है एवरेज प्लस वाले के अधिक अच्छे हैं, ठीक है? तो एवरेज प्लस आप हो, तो आपका चांसेस जो है इसमें बहुत अच्छा है। तो यदि फ्यू मार्क्स से मिस हो गए हो, फ्यू मार्क्स से आपका मिस हुआ है, तो प्लीज़ यदि आपके पास चांसेस हैं, जिनके पास चांसेस नहीं है वो तो अब इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। जिनके पास चांसेस है, ये आप 7 मंथ जो है अपने को इसमें प्रॉपर तरीका से झोंक दो, प्रॉपर तरीका से लगाओ, ठीक है? तो जिनका होता है ऐसा नहीं है कि तुर्रम खान है वो, बहुत बड़े वो जो है अलाउद्दीन खिलजी का जिगरा उसे नहीं चाहिए। सिंपल जो है वो भी क्वालीफाई करता है। वो सिंपल कैंडिडेट्स भी क्वालीफाई करते हैं, बट कंसिस्टेंसी आपके लिए जो है वो कंसिस्टेंसी इम्पोर्टेंट है। आपको क्या करना है, जो 110 प्लस ला रहे हो सॉरी 100 प्लस ला रहे हो यानी 105, 104, 108, 110 प्लस में से जो हो ये वो तो रिटेन क्वालीफाई करने के उनके बहुत प्रोबेबल चांसेस है, प्रबल चांसेस है और 120 वाले तो खैर क्वालीफाई करेंगे ही, ठीक है?
तो अब आपको क्या करना है, एक तो प्रीवियस ईयर पेपर, अब देखो इस बार ही फर्स्ट इंस्टांस में देखोगे तो पेपर बहुत टफ लगेगा आपको, नो डाउट। और लेकिन यदि आप गहरे में उसका एनालिसिस करोगे, प्रॉपर तरीका से डीप एनालिसिस करोगे, तब आपको फील होगा कि कनेक्ट द डॉट्स करने से, जो हमने कुछ वीडियो में कनेक्ट द डॉट का एक स्पेशल बनाया था ना वीडियो भी, जो बनाया था कि हाउ टू मैक्सिमाइज मार्क्स इन पेपर वन थ्रू ऑप्शंस एंड कनेक्ट द डॉट, अभी मैंने एक वीडियो बनाया था। तो उसमें से आपको देखोगे कि यदि आप कनेक्शन इस्टेब्लिश करना जानते हैं, आप प्रॉपर तरीका से कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लेना जान रहे हो, आप प्रीवियस ईयर पेपर पे सारे पे कमांड है, बेसिक्स पे कमांड है, तो आप इजीली अपना मार्क्स 30 मार्क्स बढ़ा सकते हो। तो यही आपका टारगेट होना चाहिए। अब देखो क्या कमजोरी है आपका, आप अपना बेटर जानते हो। जस्ट इमेजिन करो कि ये वीडियो मैं कंबाइंडली, इसमें मैंने देखो हर स्लाइड में अलग अलग कैटेगरी के कैंडिडेट को ये किया हूं, लेकिन यू बेटर नो योर सेल्फ, ठीक है, यू नो बेटर योर सेल्फ। तो आप अपने को से पूछो कि वेयर आई एम मिसिंग। अब आप ये सोचोगे ए लॉट ऑफ कैंडिडेट कि आप भाग करके दूसरे तैयारी को शुरू करोगे। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं कि सर मैं इस तैयारी को छोड़ करके क्या दूसरे तैयारी को शुरू करूं। आज के डेट में कोई भी तैयारी, जो किसी भी एग्जाम का तैयारी इतनी आसान नहीं रही, जिसमें आपने लगाया है उसमें एक बार फोकस तो करो डेडिकेटेड होकर के। इवन प्यून का जो पोस्ट होता है, अब आज के डेट में गवर्नमेंट ग्रुप डी को समाप्त कर रही है, तो मान के चलो एमटीएस का भी जो होगा, मल्टीटास्किंग जिसको कहते हैं, एक तरह से उनका नेम मल्टीटास्किंग है, लेकिन जो भी है वो फोर्थ ग्रेड टाइप वाला ही है। उसमें भी कंपटीशन अब बहुत अधिक हो गया। तो आप ये कंपटीशन से उससे नहीं भागो। हम यही चीजें कहते हैं कि आप अपने को फुल रूप से दो, पूरे तरीके से आप अपने को डेडिकेट करो। यदि पूरे तरीके से डेडिकेट करोगे, फ्यू मार्क्स से आप मिस भी करते हो, तो आप कहीं ना कहीं अच्छे जगह लैंड करोगे, ये इसकी गारंटी होती है। तो आप अपना करो। अब उन जिनका अटेम्प्ट फिनिश हो गया, तो जिनका देखो अटेम्प्ट फिनिश हो गया, और उसमें भी दो टाइप के कैंडिडेट हैं। जिनका अटेम्प्ट फिनिश हो गया, जो एक्सीलेंट है, तो उनका तो पहले ही हमने ये कर लिया कि भाई जिनका हो रहा तो, लेकिन जिनका फिनिश हुआ और वो मान के चलो कि बॉर्डर पे हैं, कि वो यदि रिटेन जस्ट क्वालिफाई कर सकते हैं, दैट्स फाइन, तो ठीक है। आप इसमें रिटेन जब क्वालिफाई कर जाओगे, तो देखो इंटरव्यू और रिटेन क्वालिफाई करने के बीच टाइम मिलता है। आप अपना थोड़ा-थोड़ा फिजिकल करते रहो, वो आप अपने स्वास्थ्य ऐसा नहीं है कि जो फिजिकल मेडिकल देगा उसी को फिजिकल करना चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइज यदि टाइम है, ये टाइम इन द सेंस इसके लिए निकालना ही चाहिए। ऑब्वियसली बात है, मैक्सिमम लोग ठंडे के टाइम में नहीं कर पाते, मैं खुद नहीं कर पाता हूँ, लेकिन आपको करना चाहिए। तो यदि आप बॉर्डर पे हो, तो आप अपना इसका फिजिकल वगैरह का थोड़ा-थोड़ा करते रहो, और आपको एट लीस्ट मान के चलो रिटेन क्वालिफाई कर जाते हो, तो आपको इंटरव्यू वगैरह देने का मौका मिलता है। यदि आपका अटेम्प्ट भी फिनिश हो गया और आपके पास क्वालिफाई भी नहीं इस बार कर रहे हो, रिटेन वगैरह भी नहीं, बॉर्डर पे भी नहीं हो, तो आप क्या है, अभी जैसे एसीआईओ 2 का फॉर्म निकला है, ठीक है? एसीआईओ 2 का फॉर्म निकला है, तो उसमें भी मान के चलो एज आपका खत्म हो गया, तो उसमें 27 ईयर्स है जनरल का, तो उसमें आपका अटेम्प्ट है, तो आप उसको दो। या फिर आप सिविल सर्विसेज का, स्टेट का या यूनियन का, यानी सेंट्रल यूपीएससी सिविल सर्विसेज, या फिर स्टेट पीसीएस का, जिसका भी तैयारी कर रहे हो, वो उस चीज को करो। देखो हमेशा ध्यान रखो कि कोई भी एग्जाम हो, आप जब बेस्ट के लिए जाते हो, आप गैजेटेड ऑफिसर बनना चाहते हो, ग्रुप ए का जॉब चाहते हो, तो हर जगह आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो आपने जो अब तक ये किया है, तो आपका बेस तो तैयार है। कोई फ्यू मार्क्स से, या तो कुछ इस ढंग से हो कि बॉर्डर पे हो, आप क्वालिफाई कर सकते हो, या जो बॉर्डर पे नहीं हो, क्लोज में हो, लेकिन मान के चलो कि 80 मार्क्स ला रहे हो पेपर वन में ही, 80 ही ला रहे हो, 70 ही ला रहे हो, लेकिन कुछ तो आप जानते हो। तो जीरो से आप तो स्टार्ट नहीं कर रहे हो ना, कि एकदम पेपर देखा और धड़ाम हो गया कि हमको कुछ भी इसमें समझ नहीं। आप कुछ तो एटलीस्ट जानते हो, तो आप और चीजों पे फोकस करो। एसीआईओ 2 पे जो हमने कल पहला वीडियो बनाया था, उसमें कुछ कैंडिडेट्स का था कि और चीजों को डिस्कस किया जाए, तो मैं डिस्कस इसमें करूंगा। और चीजें मैं जो भी कुछ कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, तो मैं उस चीज को डिस्कस और फर्दर करूंगा। इस वीक के बाद नेक्स्ट वीक में जो है, नेक्स्ट वीक में कुछ वीडियोज उस पर भी मैं बना दूंगा, ठीक है? तो ये चीजें हैं आपका इन एग्रीगेट। जो भी चीजें हैं, आपको कभी भी चीजों से हार नहीं मानना है। देखो लाइफ में एवरी टाइम चैलेंजेस आते रहते हैं, और ऐसा नहीं है, जस्ट इमेजिन करो कि आप असिस्टेंट कमांडेंट क्वालिफाई कर गए, आप आईएएस हो गए, तो आप आईएएस भी हो गए, तो क्या लाइफ
एकदम आसान हो गई? नहीं। इसमें जैसे-जैसे आप ऊपर जाते हो, एज़ ए असिस्टेंट कमांडेंट बन गए, आप ये एग्ज़ाम जो है एक फ़ेज़ है। उसके बाद मेन चैलेंज स्टार्ट होता है कि आपको ट्रेनिंग आपको करना है। 1 साल का जो ट्रेनिंग होता है वो करना है। ट्रेनिंग में आपको फिजिकल स्टेमिना और मेंटल स्टेमिना दोनों की ज़रूरत होती है। तो आप उस फिजिकल स्टेमिना और मेंटल स्टेमिना को क्रॉस कर गए, उसके बाद जो होगा वो आपका एक्चुअल फील्ड में आपको फाइट करना है, आप अपने ट्रूप्स को आपको लीड करना है, ये सारी चीज़ों को आपको करना होगा। फिर आईएएस वगैरह जाते हो, ट्रेनिंग में बड़ा अच्छा लगता है कि आप इंडिया के बेस्ट ब्रेन के साथ ट्रेनिंग कर रहे हुए होते हो। फिर उसके बाद उसमें लाइफ़स्टाइल बहुत अच्छा होता है, भारत दर्शन होता है, बहुत सारी चीज़ें, मसूरी का जो एनवायरनमेंट होता है वो एक्सीलेंट होता है, प्लीजेंट होता है। लेकिन जब आप एज़ ए आईएएस हो जाते हो, तो एक तरह से माना जाता है ना कि राउंड द क्लॉक, ख़ास करके यदि आप देखो, यदि मिनिस्ट्री में चले गए मान के चलो, या सेक्रेटेरिएट में चले गए, तो सपोज़ वहाँ आपके पास ठीक है कि आप ऑफिस टाइम में जाओगे। सपोज़ आपको एजुकेशन मिनिस्ट्री में दे दिया, एजुकेशन मिनिस्ट्री में आपका सचिवालय में बैठना काम है, सेक्रेटेरिएट में बैठना काम है, तो ठीक है आप ऑफिशियल टाइम पे जाओगे। लेकिन यदि आप आईएएस हो और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, या तो डीएम या डीसी, डिपेंडिंग ऑन, हर जगह अलग-अलग नेम से बोलते हैं। तो या तो डीएम या डीसी हुए, तो 24/7 एक तरह से आप 24/7 आप ड्यूटी में हो। आपको किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। जो भी है आपको तुरंत कॉल किया जाएगा। आप मिनिस्टर से लेकर के जनता, सब आपको, तो लाइफ इतनी आसान, हर जगह जो चैलेंजेस हैं हर डे चलते रहता है। तो किसी भी जॉब में, अब जैसे देखो अभी एसीआईओ2 आईबी का आया है। एसीआईओ2 में ठीक है आप जॉब प्राप्त कर लिए, घर वाले भी खुश हुए एक जॉब। तो उसमें भी डिफरेंट टाइम में आपका डिफरेंट चैलेंज होता है। तो आप इस चैलेंज से मत भागो कि हम एग्जाम में आ गए हैं, एग्जाम में नहीं क्वालिफाई हुए तो क्या होगा, नहीं। चैलेंज कहीं भी खत्म नहीं। जस्ट मैं अपने या अपने बैच के जिन कैंडिडेट्स, सारे लोगों से हम लोग बातें होती थी जब हम लोग सीआरपीएफ में थे। सीआरपीएफ में जब लड़के ट्रेनिंग करके आते हैं, किसी में भी आप किसी भी फोर्स में जाओ, मैं सीआरपीएफ में था तो मैं सीआरपीएफ की बात कर रहा हूँ। तो कुछ लोग बोलते थे कि यार यहाँ इतना मेहनत करना पड़ता है, काश इसका 50% कर दिए हुए होते, वहाँ उस समय सीरियस होते तो आईएएस बन गए हुए होते। तो ये बाद में रियलाइज़ होता है, ऐसा नहीं है, जैसे-जैसे आप आगे चलते जाओगे, आपका जो है बढ़ता जाएगा। अब जैसे जस्ट इमेजिन करो कि कोई कोबरा में गए सीआरपीएफ के बाद, कोबरा में आपको फिजिकल और ज़्यादा करना पड़ता है। तो फिर ये सोचता है कि यार इतना, या फिर जैसे जस्ट इमेजिन करो आर्म फोर्सेस में, इंडियन आर्मी में कोई पैरा कमांडो बनते हैं, या फिर जैसे आपके पास भी किसी भी फोर्स में जाते हो, एनएसजी में आपको जाने का मौका मिलता है, एसपीजी में जाने का। एनएसजी और एसपीजी की इतनी अधिक कठिन ट्रेनिंग होती है कि कोई भी सोचता है कि काश इतना मेहनत तो करते तो हम आईएएस में फर्स्ट रैंक आ जाते। तो चैलेंजेस एवरीवेयर है, आप कभी भी उससे धराशायी नहीं होना है, कभी भी उस चीज को निगेटिव के तौर पे नहीं लेना है। जो आगे और भी मंजिलें हैं, अपने को सबसे है कि आप अपने से ईमानदार रहो, अपने आप से मेहनत करो राइट ट्रैक पे। देखो कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालो, और कॉल मत करो, प्लीज मैसेज करना, जो भी है पर्सनल कुछ भी है तो आप मैसेज कर सकते हो। 8527146498 पे आप मैसेज कर सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम नंबर में 7404909669 पे। और देखो एकदम जरूरी हो, एकदम इमरजेंसी हो तभी आप कॉल करो, और या फिर प्लेन मैसेज भी, जो मान के चलो जो व्हाट्सएप भी यूज नहीं कर रहे हो और जो टेलीग्राम भी यूज नहीं कर रहे हो, तो सिंपल टेक्स्ट कर दो, सिंपल टेक्स्ट करो, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। ओके, थैंक यू।